हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्विक रिवीजन इन वन शॉट। यहाँ पर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो टॉपिक्स जहाँ से लास्ट 10 to 15 ईयर्स में नीट या AIPMT में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन टॉपिक्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे और इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन लेंगे। अगर आपको इस चैप्टर्स को NCERT की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझना है विद नीट प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक वाइज, तो आपको जो आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर हमने इस चैप्टर को NCERT से एक्सप्लेन किया है लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर टॉपिक में। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दैट ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी यहाँ पर जितने भी एंजियोस्पर्म होंगे वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो बट हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं, इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर देखेंगे और पूरा प्रोसेस देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म के अंदर। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उसके मॉर्फोलॉजी यानी फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म के बारे में। अब फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स हम अलग अलग टाइप में यूज़ कर सकते हैं हमारे अपने सेल्फिशनेस के लिए, जहाँ पे फ्लावर्स को हम ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चर वैल्यू के लिए भी यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें कि एक फ्लावर जो है वो प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है, तो प्लांट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी से करता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो फ्लावर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक प्लांट के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक फ्लावर के अंदर अलग अलग कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देगा यहाँ पर सेपल, देन हमें दिखाई देगा पेटल जो कि कलरफुल पार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हमें एंथर एंड फिलामेंट दिखाई देते हैं जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। एंड ओवेरी में हमें दिखाई देंगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, यानी ये हमारा गाइनोशियम होता है जो फीमेल पार्ट होता है। और ओवेरी के अंदर हमें होते हैं ओव्यूल जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, और वहाँ पे होता है नेक्टिफेरस एरिया। ओके, तो ये सब कुछ है डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम सबसे बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 पार्ट्स चलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में। अब कोई भी प्लांट के ऊपर जब फ्लावर लगता है तो सबसे पहले वहाँ पे बहुत सारे सेवरल चेंजेस होते हैं। दैट सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। यानी वहाँ पर बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंज होंगे, तब जाके वहाँ पर जो है वो एक फ्लोरल प्राइमोडियम का डेवलपमेंट होगा। ओके, अब आगे लिखा है इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। और फिर वहां पर जो मेल और फीमेल पार्ट डेवलप होते हैं, जो मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं और फीमेल को क्या बोलते हैं, हम गाइनोशियम बोलते हैं। लिखा भी है देखिए, द एंड्रोशियम, जो एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द स्टेमन, यानी वहां पर स्टेमन होते हैं रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गाइनोशियम की बात करें द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को करेगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेमन की, देन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में। तो अब जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, देखिए द 2 पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमन, यानी एक स्टेमन के अंदर हमें जनरली 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, 2 लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। यानी हमें जो है एक स्टेमन के अंदर 2 पार्ट देखने को मिलेगा, एक एंथर एंड एक फिलामेंट। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर होता है और यहाँ पे ये लॉन्ग जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन आ चुका है नीट 2016 में। देखिए द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। यानी थैलेमस वो फ्लावर का पार्ट होता है जहां पे सभी आपके सेपल, पेटल, आपके एंड्रोशियम, गाइनोशियम अटैच होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रोक्सिमल एंड इसको बोलते हैं, जो डाउन वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, और ये जो फिलामेंट का अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल पार्ट। तो आप याद रखना, इसको टर्मिनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल। तो यहाँ पर जो प्रोक्सिमल एंड होता है इस फिलामेंट का, ये जो स्ट्रक्चर फिलामेंट होता है, ये जो आपका अटैच होगा या तो थैलेमस के साथ में या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर के साथ में अटैच हो सकता है। यहाँ से हमारा नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। The number and the length of the stamen are variable in the flower of different species। इसके अलावा जो स्टेमन होता है हमारा कंप्लीट, इसमें यहाँ पर ये वेरिएबल नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, और इनकी लेंथ भी जो वो अलग अलग हो सकती है। ये जो लेंथ से रिलेटेड हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप उसके लिए जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वाला भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना।
अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें होती है। तो अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म देखें तो वहाँ पर एंथर जो होता है वो बाई लब्ड होता है, यानी एक एंथर के अंदर में 2 लोब देखने को मिलता है। बाई मीन्स 2, यानी 2 लोब देखने को मिलेंगे, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। और एक लोब के अंदर क्या मिलेंगे, 2 थीका मिलेंगे, यानी 2 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डाईथीकस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसके अंदर जो है, यहाँ पर ये 2 लोब्स हो गए, ये फर्स्ट वाला लोब हो गया और ये सेकंड वाला हो गया, ये 1 और 2। और यहाँ पर हमें जो है वो थीका दिखाई देंगे, यहाँ पर ये ए और इस साइड ये बी। तो इस तरह जो है एक लोब में 2 थीका होते हैं और टोटल 2 लोब्स होते हैं, टोटल जो है वो 4 थीका हो जाते हैं। इसके अलावा ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। अब आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है कि ये ग्रूव्स जो वो लेंथ वाइज ऐसे यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ओके, जो कि थीका को सेपरेट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स भी हो सकते हैं। द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट टू द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज ए 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। यानी यहाँ पर जो हमारे पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जो आपके डाईथीकस दे, हर एक थीका के अंदर जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे ग्रूव्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। उनको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है, जो कि हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अब एक लोब में 2 होंगे, यानी वो थीका वाले पोर्शन। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। अब जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो फर्दर डेवलप कर लेता है और बना लेता है पोलन सेक। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखें, ट्रांसफर सेक्शन कैसे होता है, ऐसे अपर से कट करना, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसा होता है, उसके लेंथ वाइज कट करना। ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर, ज़्यादातर वो सर्कुलर दिखाई देता है, बट यहाँ पर टोटल 4 लेयर्स होती है, जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। अब यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रही होगी, आउटर मोस्ट यहाँ पे एपिडर्मिस है, देन उसके बाद में एंडोथीशियम है, देन मिडल लेयर जो वो 2 to 4 लेयर थिक हो सकती है, देन हमें यहाँ पे इनर जो है वो टेपेटम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस टेपेटम के अंदर भी जो होता है वो होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाई देगा, ये बिल्कुल सर्कल जो वो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, ओके। यानी स्पोरोजीनस टिश्यू के बाहर आपको लेयर मिलेगी, कौन कौन सी मिलेगी, उसके बाहर मिलेगी आपको टेपेटम, देन आपको मिलेगी मिडल लेयर, देन एंडोथीशियम एंड देन सबसे आउटर मोस्ट होगी आपकी एपिडर्मिस। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं द आउटर 3 वॉल लेयर, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। जो आउटर 3 लेयर है टेपेटम को छोड़ के, एक्सेप्ट टेपेटम, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेसेंस ऑफ द एंथर, यानी वो प्रोटेक्शन में और डेसेंस में मदद करती है। तो टेपेटम क्या करती है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ इज द टेपेटम, इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट का काम किसका होगा, टेपेटम का होगा। यहाँ से आपका नीट 2013 और 16 में क्वेश्चन आ भी चुका है। सेल्स ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्मा एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। यहाँ पे जो टेपेटम के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्मा होता है वो काफी डेंस हो सकता है, और यहाँ पे मोर देन 1 न्यूक्लियस यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। किसके अंदर, जो टेपेटम सेल्स होते हैं उनके अंदर। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells, homo मतलब सेम टाइप के सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होगा आपका क्या, स्पोरोजीनस टिश्यू, उसके बाहर होगी टेपेटम लेयर, देन आपकी होगी एंड मिडल लेयर, देन एंडोथीशियम, देन एपिडर्मिस। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी माइक्रोस्पोर को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका AIPMT 2007 और नीट 2015 में आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू, यानी जो स्पोरोजीनस टिश्यू उसके अंदर जो होमोजीनियस सेल्स हैं, अंडरगो मियोटिक डिवीजन। तो वो किस डिवीजन में जाएंगे, मियोटिक डिवीजन। आपको सिंपल समझ में आना चाहिए कि हम बना रहे हैं गेमीट, और जब भी गेमीट बनेगा तो डिवीजन कौन सी होगी, मियोटिक डिवीजन होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी। टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो वहां पे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा। अब पूछा भी गया व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ टेट्राड, क्योंकि मियोटिक डिवीजन हुए तो उनकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। आगे बोला गया ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके। इसीलिए वो जो सेल्स होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के, जो होमोजीनियस सेल है, उनको पोटेंशियल पोलन बोल सकते हो या फिर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हो। उन्हीं के अंदर म्यूटिक डिवीजन होती है। देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मियोसिस के थ्रू जो है वो पोलन बनाने को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
अब यहाँ पर जब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आपको पता है कि जब मियोसिस होती है तो 1 सेल से टोटल जो है वो 4 सेल प्रोड्यूस होती है। द माइक्रोस्पोर इज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहाँ पर ये क्लस्टर की फॉर्म में अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जैसे ही वो एंथर मेच्योर होता है, एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इन पोलन ग्रेन। ये अलग अलग हो जाएंगे और पोलन ग्रेन डेवलप हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट है पोलन ग्रेन, और यहाँ से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, यानी जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, और ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि ये गेमेट है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। यानी हम हिबिस्कस प्लांट ले, अगर वहां पर हम देखें उस फ्लावर के ऊपर अपर पार्ट में, तो हमें येलोविश जो है वो पोलन ग्रेन वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ओके इसके अलावा जो पोलन ग्रेन होता है उसमें अलग अलग साइज, शेप, कलर और डिजाइन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पर अलग अलग जो ये स्ट्रक्चर एंड शेप दिखाई दे रही है। एक्चुअल में इनमें 2 लेयर होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, मेजर 20 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो पोलन ग्रेन होते हैं जनरली स्पेरिकल होते हैं, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं। प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, यहाँ पर इनके बाद 2 लेयर होती है। अब आउटर लेयर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। द आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। जो आउटर लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन से बनती है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। यानी ये ऑर्गेनिक मटेरियल है अभी तक का मोस्ट रेजिस्टेंस। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। यानी यहाँ पर चाहे वो हाई टेम्परेचर को भी जो विदस्टैंड कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे उस कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में और एल्कलाई में भी। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नेचुरली नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर पाए। आगे बात करते हैं। द पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। यानी यहाँ पर कुछ ऐसी भी जगह होती है जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, वो कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है और इसी को बोला जाता है जर्म पोर। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो पोलन ग्रेन को हम जो है फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे स्पोरोपोलिन को अभी तक कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं मिला जो डिग्रेड कर पाए। द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। तो जो भी हमें पोलन ग्रेन के ऊपर जो अलग अलग डिजाइन देखने को मिल रहे थे वो एक्साइन की वजह से देखने को मिल रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AIPMT 2008 में, AIPMT 2012 में, नीट 2013, 16 और 18 में क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट जो इनर लेयर होती है, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन, उसको बोलते हैं। और ये भी एक थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, ये कहीं से एब्सेंट नहीं होती है। जैसे आपकी एक्साइन थी जहाँ पे जर्म होती है, ऐसा नहीं होती है, कंटिन्यूस होती है। और ये बनती है सेलुलोज और पैक्टिन से। वो आपकी स्पोरोपोलिन से बन रही थी, बट ये सेलुलोज और पैक्टिन से बन रही थी। द साइटोप्लाज्मा ऑफ पोलन ग्रेन इंसराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल, द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। जब ये मैच्योर हो जाता है तो वहाँ पर 2 सेल हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, वेजिटेटिव और जनरेटिव। अब वेजिटेटिव सेल जो होगा वो बिगर होगा, एबिडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होगा और उसके अंदर लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगी। अगर हम जनरेटिव की बात करें तो वो स्मॉल होगा, फ्लोट्स करेगा साइटोप्लाज्मा जो वेजिटेटिव सेल का है उसी के अंदर ये स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्मा होगा, एक छोटी सी न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अब ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, जो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म है, पोलन ग्रेन आर शेड। एक एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है, शेड मतलब जब पोलन ग्रेन एंथर से निकलेगा उस टाइम पे जो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म होता है वहां पे केवल 2 ही सेल होते हैं। कौन कौन से? एक आपका वेजिटेटिव एंड सेकंड आपका जनरेटिव सेल। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड, बट जो बाकी अदर 40% है जहां से जब वो शेड हो रहा है, जब वो निकल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो है वो जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा। कैसे? माइटोटिकली। अब यहाँ पे म्यूटिक नहीं होगा, कौन सी डिवीजन होगी? माइटोटिकली। गिव राइज टू 2 मेल गेमीट्स, उनको क्या बोलेंगे? 2 मेल गेमीट बोलेंगे। बिफोर द पोलन ग्रेन 3 सेल कौन से? एक वेजिटेटिव हो गया और 2 गेमीट हो गए यानी स्पर्म हो गए, जो कि आपका जनरेटिव सेल डिवाइड करके बना चुका है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर शेड की बात करें, जब वहां पर एंथर से निकला है, बट जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हर एक 100% एंजियोस्पर्म जो है वो 3 सेल स्टेज में ही फर्टिलाइज करेगा। वहाँ पे 3 सेल स्टेज बन जाएगी जब वो वहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा तब। बट अभी यहाँ पर केवल और केवल जो वो 2 सेल स्टेज ही रहती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, आगे आएगा भी। पोलन ग्रेन जो मेनी स्पीसीज के जो होते हैं वो आपको एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर में लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाई में। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर एक पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास भी बोला जाता है, कैम इन इंडिया इज कंटेमिनेटेड इंपॉर्टेंट वीट के साथ में वो आया था, बट यहाँ पर ये
कोज पोलन एलर्जी, ये पोलन एलर्जी भी कोज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पोलन ग्रेन की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ से भी आपका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये भी एक न्यूट्रिएंट्स की तरह भी यूज हो सकता है। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट, इनको फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी लिया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये सिरप या फिर टेबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रिसोर्सेज, ताकि ये एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वियाबिलिटी। वियाबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितने टाइम तक एक्टिव रहेगा एक बार शेड होने के बाद में। तो ये अलग अलग हो सकता है। द पीरियड ऑफ द विच पोलन ग्रेन रिमेन विएबल इज हाईली वेरिएबल, ये अलग अलग हो सकता है। टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसी है। अगर हम बात करें सम सीरियल की सच एज राइस एंड व्हीट में, तो वहाँ पे पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी जो वो 30 मिनट्स तक की रहती है, उसके बाद विएबिलिटी नहीं रहती है। अगर हम बात करें इन सब मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सेलेनेसी की, तो वहाँ पे विएबिलिटी जो मंथ्स तक रह सकती है। ओके, हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन एट ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, वहां पर ये हम उसको रख सकते हैं फॉर ईयर्स तक में। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक के बारे में। गाइनोशियम जो है वो वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोशियम में जो है वो क्या हो सकता है, एक सिंगल मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, यानी सिंगल पिस्टल भी हो सकता है, और मोर देन वन पिस्टल भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है तो वहाँ पर भी अलग अलग चीजें हो सकती है। द पिस्टल में भी फ्यूज्ड, जितनी भी पिस्टल हो फ्यूज कर जाएगी उसको बोलेंगे सिन कार्पस, और वहाँ पे वो फ्री भी रह सकती है एपोकार्पस। जैसे ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है सिन कार्पस की है, और ये जो आपको पिस्टल अलग दिखाई दे रही है ये एपोकार्पस की कंडीशन आपको डायग्राम में यहाँ पे लिखा भी है, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस और आपकी एपोकार्पस। तो ये डायग्राम जो लिखे हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ये किसका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सिन कार्पस है, ये पेपेवर का दिया हुआ है, और एपोकार्पस है वो माइकेलिया का दिया हुआ है। तो ये माइकेलिया और आपको पेपेवर भी याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। पिस्टिल में जो है वो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये आपका स्टिग्मा होता है, देन ये स्टाइल होती है, और बिल्कुल लास्ट में आपका ओवरी होते हैं जो थैलेमस से पार्ट से अटैच होते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल जो होती है वो एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होती है जो कि आपको ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करती है। बेसल ब्लैकेट पार्ट जो होता है उसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, उसको हम लोक्यूल बोलते हैं, और प्लासेंटा उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन कैविटी के अंदर। अब यहां से आपका क्वेश्चन आ चुका है 2 बार 2013 और 16 में। एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, यानी ओव्यूल जहां वो आपके प्लासेंटा से एराइज होते हैं, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर 1 हो सकते हैं व्हीट, पेडी और मैंगो में, और मैनी हो सकती है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड के अंदर। अब हम स्ट्रक्चर बात करेंगे मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल के बारे में, जो कि आपका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे सबसे पहले जो प्लासेंटा के थ्रू आएगा वो आएगा फ्यूनिकल, और फिर हमारे यहाँ पे अटैच होगा हाइलम, ये पूरा पोर्शन होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल सेंटर में मिलेगा एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के बाद जो लेयर मिलेगी वो होगी न्यूसिलस। न्यूसिलस के बाद 2 लेयर होगी इंटेग्यूमेंट की, एक इनर इंटेग्यूमेंट और एक आउटर इंटेग्यूमेंट। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होंगे वहाँ पे उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल, और जहाँ पर हमारे उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे चलाजल पोल। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। The ovule is a small structure attached to the placenta. Placenta के अटैच होता है means of a stalk called funicle के थ्रू। The body of the ovule fuse with the funicle in the region called hilum. तो यहाँ पर जो ovule होता है वो आपका funicle के साथ में जो है वो अटैच करता है कौन से रीजन में, हाइलम रीजन में। यही पूछा गया था नीट 2020 के अंदर। तो यहाँ पर ये हाइलम जो वो रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब हम बात करें यहाँ पे 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है 1 to 2, जिनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है टिप पे उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और अपोजिट टू माइक्रोपाइल जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं चलाजल एंड, और उनके अंदर जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूसिलस, जो कि एक आपका न्यूसिलस जो होता है वो एबुडेंट रिजर्व फूड मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और न्यूसिलस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, जिसे आप फीमेल गेमेटोफाइट भी बोल सकते हो। ओके, अब हम बात करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। काफी इंपॉर्टेंट है, 13, 15 और 16 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा मेगास्पोर मदर सेल्स से हम जो मेगास्पोर को प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड इन ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। वहां पर कुछ मेगास्पोर मदर सेल होते हैं इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसिलस। याद रखना है किस रीजन में होते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन में होते हैं। इट इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेस साइटोप्लाज्म ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। तो जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उसके अंदर भी मियोटिक डिवीजन होगी, और क्या बन जाएगा, हमारा मेगास्पोर बन जाएगा।
अब इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ए मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 आर डीजेनरेट। क्योंकि देखो मियोटिक होगी तो वहां पर हमेशा 4 सेल बनेंगे। क्या कितने बनेंगे? 1 2 3 4 सेल बनेंगे। तो वहां पर 4 में से क्या होता है, 3 जो वो डीजेनरेट रह जाते हैं, केवल एक ही जो वो फंक्शनल रहता है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इन द फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। और वो जो फंक्शनल रहता है वही डेवलप होता है आपका एम्ब्रियोसेक के अंदर। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन इज अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और इस टाइप की जो डेवलपमेंट होती है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक, यानी केवल 4 में से केवल एक ही स्पोर जो है वो आपका प्रोड्यूस हुआ है। अगर वहां पर 2 होंगे तो वो बाइस्पोरिक हो जाएंगे, 3 होगा तो ट्राइस्पोरिक और 4 होंगे तो टेट्रास्पोरिक हो जाएगा। बट एक ही फंक्शनल रहता है तो उसको मोनोस्पोरिक बोलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए AIPMT 2011 में, 17 में, 19 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हिंट भी दिया गया है नीट 2020 क्वेश्चन के लिए। द 2 जनरेशन मीन स्पोरोफाइट यानी 2N और गेमेटोफाइट यानी N। 2 जनरेशन की बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर 2 जनरेशन में आपका जो स्पोरोफाइट होती है वो डिप्लॉइड होती है और गेमेटोफाइट होती है वो हैप्लॉइड होती है। आप याद रख सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप ये कंप्लीट आपको +1 2 के आपको नोट्स मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी सेम फॉर्मेट में। अब हम बात करने वाले एम्ब्रियोसेक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अब देखिए द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, जहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर है जिसे हम एम्ब्रियोसेक बोल रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पे क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द ऑपोजिट पोल फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। तो वहाँ पर क्या होता है, डिवाइड होता है माइटोटिक। एक न्यूक्लियस जो माइटोटिक से डिवाइड करती है और 2 न्यूक्लियस बनाती है और दोनों न्यूक्लियस क्या करती है, ऑपोजिट पोल पे चली जाती है। फिर उनके अंदर 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होती है। टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन होगी क्योंकि पहले एक हुई तो उससे 2 बने और फिर जो है वो एक एक और हुई, तो यहाँ पर जो ऐसे चलता रहा। न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियर, देन हम 8 न्यूक्लियस वहां पर बन जाती है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं आगे। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज द सेल वर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ क्योंकि ये डायग्राम आपका AIPMT 2010 में आ चुका है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। देखिए आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेगास्पोर है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब आपको बताया था कि न्यूक्लियस की साइड में जो वो मेगास्पोर जो आपका सेल्स होगा वहाँ पर जो मेगास्पोर टेट्राड बन गए। अब उस टेट्राड में से क्या होगा, केवल और केवल 3 जो वो डीजनरेट हो जाएंगे। केवल एक जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वो फंक्शनल रहेगा। उसमें डिवीजन होगी, जो एक न्यूक्लियस थी उसमें डिवीजन हुई तो 2 न्यूक्लियस बन गई, ये हमारी 1 डिवीजन होगी। देन एक और फर्दर डिवीजन हुई 2 हो गई, तो यहाँ पर 2 से 4 बन गई। फिर एक और फर्दर माइटोटिक डिवीजन हो गई तो 4 से कितने बन गए, 8 बन गए। तो टोटल माइटोटिक डिवीजन कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। अब ये जो सेल्स होते हैं, जो 8 आपकी न्यूक्लियस होते हैं वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर देखिए आपका सिनर्गिड सेल बनती है और एक एग सेल बनता है। बीच में सेंट्रल सेल जाता है जिसके पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है और 3 सेल जो होते हैं वो आपके एंटीपोडल सेल होते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए ये आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपके सिनर्गिड है। सिनर्गिड के पास फिलीफॉर्म अप्रेचस होती है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर सिनर्गिड के पास एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं एग सेल। और ये आपका बीच में जो लार्ज सेल होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। और यहाँ पे इनके बेस में 2 न्यूक्लियस होती है पोलर न्यूक्लियाई। इधर होते हैं आपके एंटीपोडल सेल, 3 सेल उनके पास में एक न्यूक्लियाई होती है। और ये आपका एंड जो होता है वो जलाजल एंड होता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि एंटीपोडल सेल किस एंड में होते हैं और आपके सिनर्गिड किस एंड की तरफ होते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। द एग अप्रेचस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ द 2 सिनर्गिड एंड 1 सेग। तो एग अप्रेचस में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके 2 सिनर्गिड है और एक एग सेल है। द सिनर्गिड हैव स्पीसीज सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलेटिव फॉर्म फिलीफॉर्म अप्रेचस। सिनर्गिड के पास में फिलीफॉर्म अप्रेचस होती है। वो क्या करती है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्गिड। ये जो आपकी फिलीफॉर्म अप्रेचस है, जब पोलन ट्यूब आएगी मेल गेमेट लेके तो वो गाइड करेगा कौन, फिलीफॉर्म अप्रेचस। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AIPMT 2008, 11 और नीट 2014 और 15 में क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए यहाँ पर ये जो आपका पूरा एंजियोस्पर्म बनता है, जो एम्ब्रियोसेक बनता है, दस टिपिकल एंजियोस्पर्म एट मैच्योरिटी, तो 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए सेल तो टोटल आपको 7 मिलेंगे। 2 सिनर्गिड हो गए, एक एग सेल हो गया और 3 आपके एंटीपोडल हो गए, तो 3 इधर ही हो गए और 3 इधर हो गए और एक सेंट्रल सेल हो गया, तो टोटल 3 3 6 हो गए। बट सेंट्रल सेल के पास में 2 न्यूक्लियस है, बाकी सभी के पास में जो 1 1 न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस तो 3 की 3 यहाँ पे, 3 की 3 यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो 3 3 6 और 2 8। तो यहाँ पे ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस बन जाता है। अब हम बात करने वाले हैं पोलिनेशन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे बात करते हैं पहले पोलिनेशन होता है क्या। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर काइंड ऑफ पोलिनेशन यानी टाइप ऑफ पोलिनेशन कितनी होती है, 3 हो सकती है, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी। सबसे पहले हम बात करें अगर ऑटोगेमी की, तो यहाँ पे क्या होता है, पोलिनेशन इज विद इन द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर है, उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट आपके प्रेजेंट है और वहीं की वहीं पे जो है वो आपके पोलन ग्रेन भेजे जा रहे हैं उसी सेम फ्लावर पे, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। इसको हम सेल्फ पोलिनेशन भी बोलते हैं।
यहाँ पर इस चीज़ को, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सम प्लांट्स सच एज वियोला, जिसको हम कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सिलिस या फिर कोमेलिना, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। यानी कुछ ऐसे प्लांट है जैसे आपका वियोला हो गया, जैसे ऑक्सिलिस हो गया, कोमेलिना हो गया, ये टू टाइप के फ्लावर बनाते हैं। कौन से? चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस क्या होता है? जो आपका एक्सपोज्ड होता है एंथर एंड स्टिग्मा, यानी वो जो है वो ओपन होता है। क्लिस्टोगेमस क्या होता है? डू नॉट ओपन एट ऑल, वो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता है। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। और जो क्लिस्टोगेमस जो कि कंप्लीटली क्लोज होता है, वहां पर क्या होता है, आपके जो मेल और फीमेल पार्ट है वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। देखिए एक प्लांट दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्लिस्टोगेमस, यानी ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं बट ये बिल्कुल क्लोज है। और ये आपके चेस्मोगेमस है जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है फ्लावर कैसे हैं, बिल्कुल ओपन है। दस द क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। तो आपके क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर हो गए जो कि क्लोज रहते हैं हमेशा, वो क्या होंगे? ऑटोगेमस ही होंगे, क्योंकि वहीं का पोलन ग्रेन वहीं की स्टिग्मा पे ही जाएगा और कोई चीज़ आ भी नहीं सकती क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज है। सो देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो अगर वहाँ पे कोई भी पॉलिनेटर नहीं है तब भी क्लिस्टोगेमस के अंदर जो वो सीड बन जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जिटेनोगमी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2010 में, 13 में, 14 में और 15 में क्वेश्चन आ चुका है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है बट वहां पर एक प्लांट में जो फ्लावर लगे हैं वो अलग अलग है। मतलब एक फ्लावर है वो केवल और केवल आपका मेल वाला पार्ट है, सेकंड आपका फीमेल है, तो फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं बट आपका प्लांट क्या है? केवल एक ही है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो है ये किससे होती है? जिटेनोगेमी। ऑल्दो जिटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर अलग अलग रह गए। इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ती है बट जेनेटिकली सिमिलर है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये एज है जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर है ऑटोगेमी की तरह। क्यों? क्योंकि प्लांट तो बिल्कुल सेम ही रह गया। जीनोगेमी में क्या होता है कि वहां पर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, मतलब प्लांट ही अलग अलग हो गए, यानी डाइशियस कंडीशन आ गई। अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे टू टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर भी टू अलग अलग होते हैं, विंड और वाटर आपकी एबायोटिक आ जाती है और बायोटिक में आपका केवल एक ही आता है, वो आता है आपका एनिमल्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विंड के अंदर। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, पूरा आपका रेड, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 2020 में भी है, 10 में भी है, 12 में भी है, 17 में भी है, 11 में भी है, 13 में भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिनेशन बाय विंड, यानी जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, जो विंड के द्वारा किया जाता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग्स एबायोटिक एजेंट, तो यानी जो अगर एबायोटिक है तो वहाँ पे विंड जो है वो ज़्यादा कॉमन है, नीट 2020 की लाइन नहीं है। विंड पोलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि विंड पोलिनेशन कहाँ पे होगी। फर्स्ट पॉइंट है विंड पोलिनेशन में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले जो पोलन ग्रेन है वो काफी लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो विंड में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। सेकंड है दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, तो वहाँ पे स्टेमन जो वो बाहर की तरफ होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पर्ड इनटू द विंड करंट, ताकि वो हवा के अंदर आसानी से चला जाए। थर्ड, लार्ज ऑफनी फीदरी स्टिग्मा सो इजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन, इसके अलावा जो फीदरी स्टिग्मा होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आसानी से जो है वो वहां पर आपको जो है उस जो भी बाहर से पोलन ग्रेन आ रहा है उसको ट्रैप कर पाए। इसके अलावा अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, विंड पोलिनेशन फ्लावर ऑफन है सिंगल ओव्यूल, तो यहाँ पर जो विंड पोलिनेशन होती है वहाँ पे सिंगल ओव्यूल मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है। एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर जो पैक्ड हो जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में। ए फेमिलियर एग्जांपल कॉनकोब, एक फेमिलियर एग्जांपल दिया गया कॉनकोब में। द टेसल यू सी इज नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल व्हिच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन। AIPMT 2010, 11, 12, 2017। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, यानी जो सबसे ज्यादा विंड पोलिनेशन मिलती है वो ग्रासेस के अंदर मिलती है। बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटिंग फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, तो चाहे वो विंड पोलिनेशन करवा रहे हो चाहे वाटर पोलिनेशन करवा रहे हो वहाँ पे वो कलरफुल नहीं होते, मतलब जो प्लांट होते हैं वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मेज यानी आपका कॉनकोब और मलमेरी, नीट 2013 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलिनेशन बाय वाटर, यहाँ पर ये है आपका हाइड्रोफिली, इसको बोला जाता है एनिमोफिली विंड पोलिनेशन, हाइड्रोफिली वाटर पोलिनेशन। ये बहुत ही रेयर होता है। पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करें, बाकियों की बात नहीं करें, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म उनकी बात नहीं करें, बट हम बात करें यहाँ पे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में तो ये बहुत ही रेयर होता है। अबाउट 30 जेनरा मोस्टली मोनोकोट, केवल 30 जेनरा होते हैं, उसमें भी ज्यादातर मोनोकोट जो है वो प्लांट होते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बात करें कि यहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वहाँ पे तो मेनली आपका जो वाटर पोलिनेशन ही होता है।
अब हम बात करें सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। यहाँ पर हम बात करें जो एंजियोस्पर्म में वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जांपल में वेलिस्टेरिया हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेराइन सीग्रेस सच एज जूस्टेरा। एक इंपॉर्टेंट है, वेलिस्टेरिया हाइड्रिला आपका फ्रेश वाटर है और जूस्टेरा आपका मेराइन सी ग्रासेस है। वेलिस्टेरिया की बात करते हैं, इन वेलिस्टेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टेंग एंड द मेल फ्लावर ऑफ फ्लावर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर अगर आप वेलिस्टेरिया की बात करोगे तो यहाँ पर जो है वो फ्लावर अपर आ जाते हैं और वहाँ पे पोलन ग्रेन जो वो सरफेस के ऊपर ऊपर ही आते हैं, वाटर के इनसाइड में नहीं होता है। ओके, अगर हम दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, सम ऑफ देम इवनली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। नीट 2019 का है, तो वहाँ पर वो पैसिवली जो वाटर करंट्स में आते हैं, कोई भी एक्टिव मूवमेंट नहीं होती है पोलन ग्रेन के अंदर, वेलिस्टेरिया के अंदर। अगर वहां पर सी ग्रासेस की बात करें इन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, तो वहां पर क्या होता है, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। तो वहां पर जो है फीमेल फ्लावर जो वो सबमर्ज्ड रहेगा, वाटर के अंदर रहेगा और वहां पे जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो लॉन्ग रिबन लाइक होंगे और वो पैसिवली आएंगे इनसाइड द वाटर, वाटर के इनसाइड में आएंगे। सरफेस ऑफ द वाटर में वेलिस्नेरिया के अंदर आते हैं, बट सी ग्रासेस वगैरह की बात करें तो वहां पर वो जूस्टेरिया जैसे में तो वहां पर इनसाइड द वाटर आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। सभी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो कभी भी वाटर को यूज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पानी में अगर प्लांट लगाए तो वो वाटर को यूज करेगा पॉलिनेशन के लिए। नीट 2016 और 2020 काफी इंपॉर्टेंट है। इन ए मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अब नाम में, प्लांट के नाम में तो वाटर 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 है, बट ये कभी भी पॉलिनेशन के लिए वाटर को यूज नहीं करते हैं। द फ्लावर एमर्ज अबाउ द लेवल ऑफ द वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। पर ये यूज करते हैं या तो इंसेक्ट्स को या फिर विंड को, एज मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये तुम्हें पता है कि चाहे वो वाटर से हो चाहे अदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अगर पॉलिनेशन बाय एनिमल्स हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं जूफिली, और अगर वो इंसेक्ट से हो रही है तो उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। अगर केवल इंसेक्ट्स ही करवा रहे हैं तो उसको बोला जाता है एंटेमोफिली। न्यूट 17 का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स करवा सकते हैं, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स यानी लेम्यूर, एबोरियल यानी ट्री डिवेलिंग, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स जो होते हैं जैसे गीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये भी जो वो पॉलिनेटर की तरह काम कर सकते हैं और पॉलिनेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ज्यादातर एक स्पीसीज के लिए वो अडेप्ट हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर। तो जो आपके इंसेक्ट वाले होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं और नेक्टर में काफी रिच होते हैं। When the flower are small and number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। अगर स्मॉल बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर हैं तो वो एक इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में बन जाते हैं, सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। एनिमल्स आर अट्रैक्ट टू द फ्लावर बाय कलर एंड फ्रेगमेंट। तो एनिमल्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं, उसके फ्लावर के कलर को या फ्रेग्रेंस को देख के। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। तो यहाँ पर अगर फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करना है तो वो फाउल ऑर्डर को रिलीज करते हैं फ्लावर्स, ताकि वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो पॉलिनेशन के लिए। सो सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोड्यूस रिवार्ड्स टू द एनिमल। अगर वहाँ पे बार बार उनको पॉलिनेशन करवानी तो कुछ रिवार्ड भी तो देना पड़ेगा, फ्री में यहाँ पे कोई नहीं काम कर रहा है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लावर रिवार्ड्स। तो नेक्टर और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ज़्यादातर रिवॉर्ड्स होते हैं उनके लिए। ये आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस। तो अब रिवार्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर जो पूरा फ्लावर है वो एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है उस एनिमल्स को, जहाँ पे वो अच्छे से अपने एग्स दे सकती है। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट टू 6 फीट इन हाइट। एमोर्फोफेलस जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है 6 फीट की हाइट तक का, वहां पर भी ऐसे स्पेस दिया जाता है। ए सिमिलर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका, वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो यहाँ पर जो है वो एक अदर एग्जांपल भी दिया है मोथ और प्लांट यूका का। मोथ जो वो एक एनिमल्स होता है और यहाँ पर यूका में, तो वहां पर भी क्या होता है आपका, यहाँ पर ये जो आपके कंप्लीट अपनी लाइफ साइकिल को एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द मोथ डिपोजिट इट्स ले इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न द गेट पॉलिनेटेड। अब यहाँ पे होता क्या है, मोथ जो होता है वो एग्स दे देता है जो ओवरी के अंदर जो खाली स्पेस होता है लोक्यूल में वहां पर, और उसकी वजह से जो फ्लावर का भी क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नीट 2016 में क्वेश्चन भी आ चुका है, मेनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेटर। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जो है वो इंसेक्ट जो वो पोलन को कंज्यूम कर जाए बट वहां पर वो पॉलिनेशन ना करवाए। सच फ्लोरल विजिट आर रेफर टू एज द पोलन नेक्टर रोबर, और उनको बोला जाता है पोलन नेक्टर रोबर यानी चोर। अब हम बात करने वाले हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की।
अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट समझते हो, यानी एक ही फ्लावर के ऊपर ज़्यादातर आपको मेल और फीमेल देखने को मिलती है। एंड पोलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोर। और ज़्यादातर क्या हो जाता है, सेम फ्लोर में सेल्फ पोलिनेशन होने का खतरा रहता है। तो कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन से क्या हो सकता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जो हम इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ते भी हैं डिटेल में, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ भी चुके हैं। यानी कंटिन्यू अगर सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसीलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, क्रॉस पोलिनेशन। और जो हम डिवाइसेस यूज करेंगे उन्हीं को बोला जाएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। फर्स्ट कर सकते हैं, इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। यानी पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जो सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि पोलन पहले रिलीज हो रहे हैं, स्टिग्मा बाद में रिसीव कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आइदर द पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। तो दोनों एक टाइम पे नहीं होंगे, तो वहाँ पर ऑटोगेमी होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। यानी उनकी पोजीशन ही अलग अलग कर दो, किसी को नीचे ले आओ, किसी को अपर ले जाओ, सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ दिस डिवाइसेस 1 and 2 आर प्रिवेंट ऑटोगेमी। तो ये दोनों की दोनों क्या कर सकती है, केवल ऑटोगेमी रोक सकती है, बट जिटेनोगेमी नहीं रोक सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड डिवाइस यूज करेंगे। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ये क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होता है। इसमें क्या होता है, दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल पोलिनेशन। यहाँ पे एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा सेल पोलिनेशन रुक जाता है फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर द सेम प्लांट। मतलब उसी प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आ रहा है तो क्या करेगा, जो स्टिग्मा के ऊपर वो आपका मैच्योर होगा ही नहीं। ओके, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओवल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन। तो उसको पोलन को जर्मिनेट ही नहीं करने दिया जाएगा, पोलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं करने दिया जाएगा। थर्ड सबसे मोस्ट जो फोर्थ आपकी डिवाइस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी आप क्या करो, केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो प्रोड्यूस करो। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। इसको हम बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी। अगर सेम ही प्लांट है, प्लांट तो एक ही हो गया ना, मोनोमन्स वन, हाउस तो एक ही हो गया, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो गए, तो वैसे क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने से क्या होता है, बट कंडीशन तो मोनोइशियस आ गई, तो यहाँ पर आपकी ऑटोगेमी रुक जाएगी बट जिटेनोगेमी नहीं रुकेगी। वो एक टाइप की क्या है, आपकी ऑटोगेमस जैसा ही कंडीशन है। तो उससे बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या है, इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट दैट इन द ईच मेल और फीमेल डायोइशियस। यानी प्लांट ही अलग अलग हुए, मेल का अलग और फीमेल का अलग। तो यानी जीनोगेमी अगर करवाएंगे तो वो सबसे बेस्ट है, विच प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। तो डायोइशियस कंडीशन में आपकी ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो जाती है। अब हम बात करने वाले पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट, 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। Often pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant if it is self land in the stigma। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग फ्लावर की जो है उनके भी पोलन ग्रेन आ सकते हैं स्टिग्मा पे, बट स्टिग्मा को ये पहचानना पड़ेगा ना कि कौन सा बिल्कुल बेस्ट है। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। तो पिस्टिल के पास में कुछ एबिलिटी होती है जिससे वो अच्छा अपना पोलन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, वेदर इट इज ऑफ द रॉन्ग टाइप यानी कंपेटेबिलिटी और द रॉन्ग टाइप यानी इनकम्पेटेबल है। इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट दैट लीड टू द फर्टिलाइजेशन। अगर वहाँ पर वो सेम टाइप का है तो वहाँ पर आगे की इवेंट्स होने लग जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, आपका पोलन ट्यूब ग्रो कर जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर पोलन ग्रेन आए हुए हैं, बट बहुत सारे पोलन तो जर्मिनेट भी नहीं किए। यहाँ पे मैक्सिमम 2 या 3 जो वो जर्मिनेट किए हैं और उसमें से जो पोलन ट्यूब जाके आपकी यहाँ पर चली गई है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, बट यहाँ से इतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए तो हम यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together to as the पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन किसको बोला जाता है, जो सभी इवेंट जब पोलन डिपोजिशन हो चुका है स्टिग्मा पे और उसके बाद में वहाँ से ग्रो होते हुए पोलन ट्यूब में जाते हुए ओव्यूल में जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाए, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो आई होप कि आपको क्लियर आ चुका होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। आर्टिफिशियल इज द वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हम यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज फॉर पॉलिनेशन। यानी हम पॉलिनेशन में केवल डिजायर्ड पोलन ग्रेन का यूज करेंगे। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेटेड फ्रॉम अनवांटेड पोलन से। यानी यहाँ पर हम ह्यूमन को यूज करेंगे। ह्यूमन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है वो हम क्या करेंगे, जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, उसको बोलते हैं मास्कुलेशन। क्या होगा, इफ द फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर द रिमूवल ऑफ द एंथर, यानी मेल पार्ट को रिमूव कर दो और वहाँ पर जो बाद में इमेस्कुलेटेड के बाद में क्या करो, उस जो आपकी स्टिग्मा है उसको बैग से कवर कर दो, तो उसको बोलते हैं बैगिंग। ओके, और फिर जो आपको डिजायर्ड पोलन ग्रेन चाहिए वो आप वहाँ पर लेके डाल सकते हो, कलेक्टिंग फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल द डिस्टर्ब स्टिग्मा, और फिर उसको आप रीबैग कर दो। तो ये एक आपका
डिटेल में पढ़ सकते हो, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए। अब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। After the entering of the one synergid, the pollen tube release the two male gametes into the cytoplasm of the synergid। अब यहाँ पे देखो, दो मेल गेमिट आएंगे ही आएंगे। मैंने आपको बताया था जब शेड होता है, जब वहाँ से निकलता है तो 60% में केवल 2 सेल होता है, 40% में 3 सेल होता है, बट जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो सभी में 3 सेल होगा। वन ऑफ द मेल गेमिट मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस, द अदर कंप्लीट द सिनगेमी। तो वहाँ पर एक जो वो एग सेल से फ्यूज करेगा उसको बोलते हैं सिनगेमी, और अगर जो सेकेंड है वो क्या करेगा, आपका जो सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलन न्यूक्लियाई है उसके साथ में फ्यूज करेगा। सिनगेमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड सेल जाइगोट, और सिनगेमी में क्या बन जाता है, जाइगोट। जो अदर मेल गेमिट होता है वो क्या करता है, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जो सेंट्रल सेल के अंदर फ्यूज करता है और क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड क्यों, क्योंकि 2 न्यूक्लियस पहले से थी, एक न्यूक्लियस और आ गई तो 3 हो गई, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड हो गया। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ आपका ट्रिप्लॉइड है, और जो सेंट्रल सेल था उसका नाम क्या कर दिया गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रख दिया गया। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब यहाँ से देखिए क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए कितनी बार हो चुका है, 12 में, 17 में, 18 में और 19 में। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे 2 फ्यूजन हो रही है, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो यहाँ पे टेक प्लेस इन द एम्ब्रियोसेक, द फिनोमेना इज टर्म्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन इवेंट यूनिक इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमें केवल ये चीजें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें हो सकती है, पहले हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे, देन हम एम्ब्रियो की बात करेंगे। एंडोस्पर्म, अभी अभी मैंने बताया था कि एंडोस्पर्म में जो सेंट्रल सेल होता है उसके साथ अगर कुछ फ्यूज करा तो उसको बोलेंगे हम क्या, एंडोस्पर्म। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पेन यानी आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियस बना देता है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस टाइप के एंडोस्पर्म को क्या बोला जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्ड, द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, और उसके बाद में क्या हो जाता है, बहुत सारी सेल वॉल भी बनने लग जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं, सेल बन जाते हैं, वहाँ पे उसको बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फाउंड बिफोर फॉर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, और ये जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है सेलुलर से बनने से पहले। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 और 16 में क्वेश्चन आ चुका है। जो कोकोनट वाटर आप जो ड्रिंक करते हो वो क्या होता है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई उसके अंदर होती है। बट जो आप व्हाइट कर्नल होता है जिसे ईट कर सकते हो वो क्या होता है, सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपका एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ऐसा भी हो सकता है जो आपका एंडोस्पर्म है उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाए, तो वो किस में कर लिया जा सकता है, पी में, ग्राउंडनट और बीन्स में। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एंडोस्पर्म है वो मैच्योर सीड के अंदर बच भी जाए, इट में भी प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड, वो कैस्टर और कोकोनट के अंदर बच भी सकता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। ये क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो क्या होता है आपका, एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियोसेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। तो जाइगोट ही आपका क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो द सीड डिफरेंट ग्रेटली, द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट दैट इज एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। तो अर्ली स्टेज क्या होती है, मोनोकोट और डाइकोट में बिल्कुल सेम होती है। फिगर 2.1 डिपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी एंड ए डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो। यहाँ पर ये डाइकोट का एम्ब्रियो दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट में सबसे पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो, सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर, उसके बाद में बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन बनता है हार्ट शेप्ड एंड देन बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। समझ आ गया। एम्ब्रियो में 4 स्टेज आती है, पहले प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप्ड एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो डाइकोट में कैसा होता है। देखिए ए टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो एक्सिस होती है 2 कोटिलिडन। यहाँ पर ये एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है और ये आपके 2 कोटिलिडन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे देखिए द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस अबाउट द लेवल ऑफ द कोटिलिडन। ये कोटिलिडन अगर हम ऐसे देखें तो साइड में रह जाते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्लूम्यूल, या फिर आपको बोल सकते हो स्टेम टिप, यहाँ पे स्टेम ग्रो करेगी। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द कोटिलिडन उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। यहाँ पर ये जो लेवल लो है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। दैट टर्मिनेट द लोअर एंड रेडिकल और रूट। यहाँ पर ये जो बिल्कुल टर्मिनेट करा है उसको बोलते हैं रेडिकल या फिर रूट टिप। तो ये आपको क्लियर हो गया। रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप। ये रूट टिप जो होती है वो रूट कैप से कवर होती है। अगर हम बात करें एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकोटिलिडन, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन पोजेस ओनली 1 कोटिलिडन। यहाँ पे केवल एक ही कोटिलिडन होता है। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडन इज कॉल्ड स्कूटेलम, और इसको हम क्या बोलते हैं, केवल स्कूटेलम बोलते हैं ग्रास फैमिली। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड लेटर ऑफ द एम्ब्रियन एक्सिस। यहाँ पर हम केवल एम्ब्रियो एक्सिस एक साइड में होता है। एट द लोअर एंड द एम्ब्रियो एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएटेड कॉल्ड द कोलियोराइजा। यहाँ पे रेडिकल रूट कैप जो वो कवर होती है किससे, कोलियोराइजा से।
द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो इज अबाउट द लेवल ऑफ द अटैचमेंट इज द स्कूटेलम इज द एपिकोटल। अब वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? एपिकोटल बोलते हैं। एपिकोटल हैज ए शूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोडियम इंक्लोज्ड इन ए होलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलिप्टाइल। यहाँ पे भी आपका कोलिप्टाइल है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आपके शूट एपेक्स होते हैं और साइड में एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको बोला जाता है एपीब्लास्ट। अब हम बात करने वाले हैं सीड के बारे में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अगर आपसे पूछा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, तो वो बना सीड। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक्स एल्ब्यूमिनस और आपका एल्ब्यूमिनस। अब ये क्या चीजें होती है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एड इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो अभी आपको बताया था, जो एंडोस्पर्म जो है वो अगर कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाए, वहां पे एंडोस्पर्म बिल्कुल भी ना बचे, तो उसको बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस किसको बोला जाएगा? रिटेन ए पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म एज ए नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है, वहां पे कुछ एंडोस्पर्म बच चुका है, जैसे वीट में, मेज में, बार्ले में, कैस्टर में, तो उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। इसके अलावा ओकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर और बीट, यानी ब्लैक पेपर और बीट में क्या हो सकता है? रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस, ये एम्ब्रियो सेक के बाहर जो आपका न्यूसिलस लेयर थी, आर आल्सो परसिस्टेंट दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस को पेरिस्पर्म, और उसको क्या बोला जाता है? पेरिस्पर्म बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट के बारे में। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट। तो जैसे ही ओव्यूल मैच्योर होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी आपकी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ओव्यूल जो है वो सीड में बन रहा है, तो उसी टाइम ओवरी जो वो भी फ्रूट में बन रही है। न्यू 2019 का क्वेश्चन है। दी वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। जो ओवरी की वॉल थी वो फ्रूट की वॉल बन जाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट है फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। अब देखिए, इफ द फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड काजू, द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। यानी वैसे तो फ्रूट आपका ओवरी से बनना चाहिए, बट कई बार थैलेमस अगर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू में, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। विदाउट ओवरी, ओवरी के अलावा कोई भी चीज कंट्रीब्यूट करी तो वो फॉल्स फ्रूट के अंदर आती है। नीट 2020 में पूछा। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। केवल अगर ओवरी से बन रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। इसके अलावा एक और टाइप का फ्रूट होता है जिसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन आ चुका है। देयर आर ए फ्यू स्पीसीज इन विच द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्प। अब ये CARP, कार्प कहीं पे भी वर्ड आ जाए बायोलॉजी के अंदर तो आप समझ लेना वो फ्रूट की बात कर रहा है। बनाना इज वन सच एग्जांपल। बनाना क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक होता है, जहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका फीमेल जो पार्ट होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सच फ्रूट्स आर सीडलेस। पार्थेनोकार्पिक को हम हार्मोन्स का यूज करके भी पार्थेनोकार्पिक डेवलप कर सकते हैं, और जो फ्रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? सीडलेस होंगे। अब हम बात करते हैं सीड्स के बारे में। अब यहाँ पे सीड्स में ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन आए नहीं है, बट इसके सीड की वियाबिलिटी से जो रिलेटेड टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ द ल्यूपिन, यानी सीड बोला गया कि उसकी वियाबिलिटी कितनी हो सकती है, तो ओल्डेस्ट ल्यूपिन पता गया। ल्यूपिन एटिकस exudated from Arctic tundra, the seed germinate and flower after an estimated record of 10,000 year of the dormancy। यानी 10,000 साल बाद में भी जो ल्यूपिन का जो वो सीड था वो जर्मिनेट कर गया। रिसेंट रिकॉर्ड जो वो 2000 ईयर ओल्ड का है। वाइबल सीड इन द डेट पाम, ये डेट पाम जो आपका फिनिक्स डेक्टिलीफेरा है उससे निकाला गया था सीड। डिस्कवर ड्यूरिंग द आर्चियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट द किंग ह्यूआर्ड प्लेस नियर द डेड सी। डेड सी के पास से इसको निकाला गया था फिनिक्स डेक्टिलीफेरा ने, डेट पाम का, वो 2000 ईयर के बाद में भी जर्मिनेट कर गया था। अब ये इंपॉर्टेंट आपका एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियो। ऑल्दो द सीड इन जनरल आर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ज्यादातर सीड जो फर्टिलाइजेशन से ही बनते हैं। ए फ्यू फ्लावर प्लांट्स सच एज द सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरियसिस एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो अगर हम सीड बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ये किसमें मिल सकता है? एस्टेरियसी फैमिली में या फिर ग्रासेस के अंदर देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो, मैंगो और सिट्रस के अंदर क्या हो सकता है? वेराइटी सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल, न्यूसिलर जो सेल्स होते हैं सराउंडिंग द एम्ब्रियोसेक, जो एम्ब्रियोसेक के बाहर होते हैं, स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोड्यूस्ड इन द एम्ब्रियोसेक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो वहां पे जो न्यूसिलर सेल होते हैं वो भी कई बार क्या बना लेते हैं? एम्ब्रियो बना लेते हैं। इन सब स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो, और हर एक ओव्यूल के अंदर आपको बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेड इज रेफर्ड टू एज द पॉली एम्ब्रियो। यहाँ से आपका 1 और 10 और 11 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब कुछ था जहाँ से क्वेश्चन वगैरह आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे ये सभी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं नीट 2020 के, फेज़ 1 के, फेज़ 2 के। ओके, तो यहाँ भी क्वेश्चन वगैरह अगर आपको देखना है तो आप नोट्स परचेज कर सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब कुछ इस वीडियो के लिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।